dear students. This is Dr. Sarika, your bio teacher, and welcome to this special session of Sunday Mania of Chapter 7, that is Control and Coordination. Yes, already हम एक संडे मेनिया का सेशन कर चुके हैं जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस के लिए था, और आज हम मिले हैं सेकंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आई होप आप सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया होगा और एकदम आप रेडी होंगे पढ़ाई करने के लिए. नॉट एग्जैक्टली स्टडी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नया टॉपिक तो डिस्कस करने वाले हैं नहीं, लेकिन हम जो हमारा ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है, जो हमारा चैप्टर हो चुका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको पता है लास्ट उसका जो सेशन था उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी क्विज का लिंक दिया था. तो आई होप आप सबने वो लिंक ओपन करके सभी ने क्विज कर लिया होगा. तो बेसिकली आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्विज के डिस्कशन के लिए मिले हैं, क्योंकि हम वीकडेज में अपने टॉपिक्स, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, इसलिए हमने क्विज के लिए जो डे रखा है वो है आपका वीकेंड पर संडे. और आई थिंक संडे में 1 घंटा तो यार आप लोग निकाल ही सकते हो ना पढ़ाई करने के लिए. और वैसे भी पता है, अगर सुबह सुबह पढ़ने बैठ जाओ ना, थोड़ा टाइमली पढ़ने बैठ जाओ, तो पेरेंट्स को भी खुशी होती है, और फिर बाद में आप जितना मर्जी एंजॉय करो, शाम में घूमने जाओ, इवनिंग में पार्टी करो, कुछ भी करो, तो पेरेंट्स को लगता है कि हाय मेरे बच्चे ने तो सुबह पढ़ाई कर ली है, तो अब तो ये एंजॉय करेगा अपना वीकेंड, है ना. ऐसा होता है ना. तो आपकी भी पढ़ाई हो जाएगी, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, और आप अपना बाद में संडे भी एंजॉय कर लोगे. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का संडे मेनिया क्विज चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बट वेट, उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है. और एक और चीज, अगर किसी ने इस चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई भी वीडियो मिस हो गया है, कोई भी सेशन मिस हो गया है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सेशंस के रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली लिंक्स गिवन है, तो वहां पे आप जाइए और टॉपिक वाइज जो भी आपका टॉपिक छूट गया है, जो आप नहीं कर पाए अटेंड, वो आप वहां से देख सकते हैं. और दूसरी चीज, हमारे प्रीवियस सेशन में जो सैटरडे हमारा सेशन हुआ है, अगर उसका भी लिंक अगर आप मिस कर चुके हो, तो आपको आई आइकन पर प्रेस करना है, वहां से आपको सैटरडे का लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका संडे पूरा ऑक्यूपाई हो जाए सिर्फ पढ़ाई में. अरे एंजॉय भी तो जरूरी है यार, हम लोग भी एंजॉय करते हैं, तुम लोग भी एंजॉय करो. नहीं, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. आई होप आप सबके पास क्वेश्चंस होंगे इस वक्त सारे के सारे, और उनके आंसर्स भी आप कर चुके होंगे. तो जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है, तो एटलीस्ट वो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि उसने कहाँ पर किस क्वेश्चन में गलती की थी. ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती रहूंगी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या हो सकता है, ये भी अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगी आपको. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की संडे मेनिया क्विज का, Which of the following statement is correct about receptors? अब आपको रिसेप्टर के बारे में पता है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेरी फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया था रिसेप्टर के बारे में. ठीक है, अब रिसेप्टर्स क्या है, वो स्टिमुलस पर एक्ट करते हैं, ये भी आपको पता है ना. स्टिमुलस हमारा कुछ भी हो सकता है, हॉट ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, लाइट हो सकती है, निडल हो सकती है, आयरन नेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसका जो रिस्पॉन्स देता है वो रिसेप्टर देता है, राइट. अब बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि गस्टाटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, साउंड के लिए होते हैं, स्मेल के लिए होते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं, हर एक चीज के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन रिसेप्टर्स पर है और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, गस्टाटेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट while olfactory receptors detect smell. सबसे पहले आपको रिसेप्टर्स पता होने चाहिए कि रिसेप्टर्स क्या है और कौन सा रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है. जैसे कि यहाँ पर पहला जो आपका दिया हुआ है वो है गस्टाटेटरी. तो गस्टाटेटरी रिसेप्टर जो है, इट डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है, टेस्ट, राइट. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है, स्मेल.
अब टेस्ट वाला ये जो रिसेप्टर है गस्टाटेटरी, इट इज प्रेजेंट ऑन दी टंग। तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। गस्टाटेटरी टंग पर प्रेजेंट होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल को डिटेक्ट करता है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन दी surface of olfactory neurons, present on the surface of olfactory neurons। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी को नोट्स में ऐड ऑन करना है तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एक और ऑडिटरी, और ऑडियो मीन्स क्या होता है? ऑडियो मीन्स सुनना। सो बेसिकली दीज रिसेप्टर डिटेक्ट साउंड and these receptors also called as hair cells। तो ये चीज आप याद रखना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है वो सब एमसीक्यूज में आते हैं। तो छोटी छोटी चीज आपको हर किसी टॉपिक में पता होनी चाहिए कि जैसे कौन सा रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है साउंड को, एंड दीज रिसेप्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज हेयर सेल्स, राइट। चलिए, तो बेसिकली अभी हमें ऑप्शंस देखने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, करेक्ट है बिल्कुल। वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है हमें करेक्ट मिल गया, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है न्यूरॉन में? तो आपको पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, राइट? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, होता है, याद आया? ये थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है? मैं रफली बना रही हूं, इसीलिए ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, राइट? अब ये होता है आपकी सेल बॉडी, और यहाँ पे होते हैं आपके क्या? डेंड्राइट्स, राइट? तो आपको पता है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले डेंड्राइट्स पर आती है फर्स्ट, उसके बाद जाती है सेल बॉडी पर। ठीक है, ये हमारी सेल बॉडी है, और उसके बाद ट्रांसफर होके यहाँ जाती है विच इज कॉल्ड टर्मिनल एंड और नर्व एंड, है ना? नर्व टर्मिनल बोलते हैं ना। तो बस आपको यही तो पाथवे बताना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करती है। तो पहला क्या है? डेंड्राइट। तो मतलब सेल बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले में इसमें डेंड्राइट नहीं है। अब ए और सी का हम देखते हैं। ए में डेंड्राइट है, सी में भी डेंड्राइट है, करेक्ट। डेंड्राइट के बाद कहाँ जाती है? डेंड्राइट के बाद आपके जो इंपल्सेस होते हैं वो सेल बॉडी में जाते हैं। तो बेसिकली अब आपको दूसरे ऑप्शन में ही पता चल गया कि हमारा सी वाला करेक्ट है और ए वाला करेक्ट नहीं है। तो आगे आप चाहो तो उसको देख सकते हो, और नहीं चाहते तो ठीक है, क्योंकि आपको तो आपका आंसर मिल गया, राइट। और ये जो बेटा एक्सोनल एंड है ना, ये सेम ही चीज है। नर्व एंड, नर्व टर्मिनल कुछ भी आ सकता है। तो आपको एंड से भी आप समझ सकते हो कि कौन से टर्मिनल एंड की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो डायग्राम को बने रहने देते हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। आपको मैंने ये चीज बताई थी कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में एक कुछ गैप होता है, राइट। अब पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है? पहली चीज एक काम करते हैं, न्यूरॉन का पूरा एक बार ही फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, और फिर उसके बाद जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो केमिकल सिग्नल की फॉर्म में आती है, राइट। अब केमिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई तो डेंड्राइट ने उसको कैरी किया, उसको कैच किया उस इंफॉर्मेशन को। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो फास्टेस्ट रूट होता है इम्पल्स का वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि डेंड्राइट्स में जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के अंदर जाती है या न्यूक्लियस पे मिलती है, तो वो क्या करते हैं? वो उस केमिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या केमिकल इंपल्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, राइट। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर जाती है। अब क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं कर सकता, इसीलिए
यहाँ पर कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है, ठीक है, और वो केमिकल वो क्या करते हैं, वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, दैट मींस नर्व एंड पर और नर्व टर्मिनल पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगेन कन्वर्ट हो जाती है केमिकल इंपल्स में, और फिर अगेन जो दूसरा न्यूरॉन है सिमिलरली वो उसको कैच कर लेता है और ये प्रोसीजर चलता रहता है, राइट। तो ये आपको पता है ना कॉन्सेप्ट। चलो, और क्योंकि ये क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है उसको क्या कहते हैं, उसको साइनेप्स कहते हैं। क्लियर? दैट मींस क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखो इसी से रिलेटेड आ गया। In a neuron, conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at, न्यूरॉन में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में तो वो कहाँ होता है? क्या वो सेल बॉडी पे होता है? नो। क्या वो डेंड्राइट्स पर होता है? नो। एक्सॉन पे नहीं होता, कहाँ होता है? नर्व टर्मिनल, नर्व एंड, और फिर या फिर आप उसको बोल सकते हो एक्सोनल एंड, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, right? Now next question, question number 5. Which is the correct sequence of the components of a reflex arc? हमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में जब पढ़ा था तो हमने उसका पूरा पाथवे पढ़ा था, ठीक है। जो भी एक्शन आप करते हो स्टिमुलस के अगेंस्ट वो आपका एक्शन हुआ, और उस एक्शन में जो भी पाथ इंक्लूड होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो बेसिकली वो उस पाथ का करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एक्चुअली रिसेप्टर नहीं, मैं रिसेप्टर लिखने वाली थी, बट द करेक्ट सीक्वेंस इज सबसे पहले स्टिमुलस आता है, राइट। उसके बाद रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को और जनरेट करता है इम्पल्स। तो ये आपको पता होने चाहिए, हर एक स्टेप के जो इंफॉर्मेशन है, हर एक स्टेप का जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो रिसेप्टर क्या करता है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड जनरेट्स द इम्पल्स। उसके बाद रिसेप्टर से कहाँ जाती है इंफॉर्मेशन? रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व पर इंफॉर्मेशन जाती है। सेंसरी नर्व क्या करता है? इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इंटरन्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पर इंफॉर्मेशन ले जाने का काम रिसेप्टर से कौन करता है? सेंसरी नर्व करती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको पता है कि पूरे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? वो स्पाइनल कॉर्ड है। दैट मींस स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट रिस्पॉन्स। ये यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है कि क्या रिस्पॉन्स आपको देना है अगेंस्ट स्टिमुलस, वो कौन करता है? वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप स्पाइनल कॉर्ड के बाद किसका आता है फंक्शन? वो करता है मोटर न्यूरॉन और मोटर नर्व। ये क्या करता है? इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द अफेक्टर ऑर्गन, राइट। मतलब जो भी आपका इफेक्टर ऑर्गन होगा, जो भी आपको आउटपुट देगा, जो भी ऑर्गन आपका, वो आपका इफेक्टर ऑर्गन होता है। दैट मीन्स जो इफेक्टर है वो हमारा लास्ट स्टेप है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोटर नर्व एंड शो द एप्रोप्रिएट एक्शन। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क के पाथवे की। तो अब चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शंस पे क्या क्या गिवन है। सी सभी में रिसेप्टर्स दिया हुआ है, राइट। आप सबको दिख रहा है A B C D। दैट मीन्स उन्होंने स्टिमुलस को इंक्लूड नहीं किया, तो ये हम हटा देते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाले से। रिसेप्टर सब में है। अब रिसेप्टर के बाद कौन सा है? सेंसरी नर्व। तो यहाँ मसल्स है, ये हो नहीं सकता। यहाँ मोटर न्यूरॉन है, ये भी नहीं हो सकता। सी में स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। दैट मीन्स आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको यहीं पर पता चल गया सेकेंड वाले स्टेप में कि जो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ रहा है? मैंने लास्ट
लास्ट जब हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था संडे मेनिया का, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम कौन सी ट्रिक हम लगा सकते हैं कि उससे हमारे लिए इजी हो जाए एमसीक्यू सॉल्व करना। तो वही चीज है, पहला या तो आप जो आप कंफर्म हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको आप पहले ही क्रॉस कर दीजिए और फिर जिसमें आपको कंफ्यूजन है वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, ठीक है। और कईयों को तो ऐसे होता है कि एक ही बार में समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन है, बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगी कि सारे ऑप्शंस आप एक बार देख लेना। ऐसा नहीं हो कि आपको दो के बाद आपको लगा कि हाँ ये सही है, आपने करेक्ट कर दिया, पता चले कि वो गलत था, आगे जाके कुछ और सीक्वेंस चेंज हो गई। इसीलिए आप एक बार एटलीस्ट सारे ऑप्शंस को पढ़ना, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज posture and balance of the body is controlled by। अब हमने ये सब ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि हमने चार्ट की फॉर्म में बना के इसको किया है। फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला थैलेमस, ठीक है, देन लिम्बिक सिस्टम, है ना, एंड देन थर्ड इज सेरेब्रम, एंड सेरेब्रम मेक्स द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% वो ही कवर करता है, सेरेब्रम ही कवर करता है ब्रेन का। हाइंड ब्रेन अगेन डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन है इसके। पहला पॉन्स, देन मेडुला एंड देन थर्ड इज सेरेबेलम, राइट। अब आपको इन सब के फंक्शंस पता होने चाहिए। अब देखो, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को? तो इसमें सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला और पॉन्स दिया हुआ है। सेरेब्रम आपको पता है, ये फर्दर इसके 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। उन सब में आपको आपके फंक्शंस पता है सारे के सारे। उन सब के फंक्शंस आपको पता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, रीडिंग, राइटिंग, कलर, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स क्या करता है? इट कंट्रोल स्लीप एंड रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो हम सबके ऐसे फंक्शन लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। लिम्बिक सिस्टम में आपको पता है क्या क्या कंट्रोल करता है, बताओ जल्दी से। थैलेमस क्या कंट्रोल करता है? जल्दी बोलो, आप सबको पता है कि ये फियर, एंगर और भूख लगना, ये सारी चीजें इनमें कंट्रोल की जाती है ना। और मिड ब्रेन आपके रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे वो वाला भी नहीं है। अब मेडुला की अगर हम बात करें तो मेडुला क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक फंक्शंस, जो हमारे बस में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनको मेडुला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स हमारे पोस्चर को, हमारी बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से अगर आपको सभी के फंक्शंस पता है ना, तब तो आपके लिए हर क्वेश्चन इजी है और उसको अटेम्प्ट करना, उसमें फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। आई होप यहाँ तक आप सबके आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मूवमेंट ऑफ शू टूवर्ड्स लाइट। अब देखो, ये मूवमेंट वाले टॉपिक में से है। हमने 5 टाइप्स के मूवमेंट पढ़े हैं, नहीं, हमने 2 टाइप के पढ़े हैं, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट, राइट। ट्रॉपिक जो है वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, नास्टिक जो है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, राइट। अब ट्रॉपिक में अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्दर इट इज ऑफ 5 टाइप्स, और वो 5 टाइप्स क्या है? पहला फोटोट्रॉपिज्म, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, आप लिख लेना। दूसरा हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्ड जियोट्रॉपिज्म, फोर्थ कीमोट्रॉपिज्म,
थिग्मोट्रोपिज्म। याद आया है ना? अब ये पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, लाइट समझ में आ रहा है? फोटो मीन्स लाइट, दैट मीन्स ये फोटोट्रोपिज्म का पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जियो जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। हाइड्रो इस केस में वाटर स्टिमुलस होता है। कीमो मीन्स केमिकल्स, तो जहां केमिकल्स सिक्रीट होंगे वहां पर मूवमेंट होगा। और फोटो के केस में लाइट, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट। और फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शूट सिस्टम और नेगेटिव ट्रोपिज्म रूट सिस्टम, क्योंकि जो रूट सिस्टम है वो जियोट्रोपिज्म है ना? सब कुछ पढ़ाया था ना? चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, तो इस पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू। ये आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो हमने हार्मोन्स इन प्लांट्स पढ़े थे, है ना? उसमें हमने ये सारे पढ़े थे। 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर, याद है ना? और एक और टाइप होता है जिसमें ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर दोनों आते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर के एग्जांपल्स क्या क्या थे? जल्दी से टाइप कर दो। पहला ऑक्सिन, दूसरा गिबेरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में का जो एग्जांपल था वो क्या था? एब्सिसिक एसिड, याद आया ना? और जो बोथ केस है, बोथ वाला केस, उसका एग्जांपल क्या है? इथाइलीन। तो अब ये क्या पूछ रहा है? मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। तो मतलब हम इनहिबिट वाला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है? पहला, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल। बताओ ये हो सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आपके ऑक्सिन का फंक्शन है। दूसरा, प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सेल डिवीजन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन। तो ये भी नहीं हो सकता एब्सिसिक एसिड का। थर्ड को छोड़ते हैं, फोर्थ करते हैं। अभी थर्ड को छोड़ा तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना? फोर्थ करते हैं, प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। कौन करता है? गिबेरेलिन करता है ना? गिबेरेलिन। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ, जो एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है। तो यहां से आप इस तरीके से आप ऑप्शन चूज किया करो। पहले आपको पता होना चाहिए, आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या है और क्या पूछ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। It says iodine is necessary for the synthesis of which hormone? हमने बहुत सारे हॉर्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है? उसके अंदर से आपको हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे पढ़े हैं ना? याद है ना? तो वहां पे ये पूछ रहा है कि आयोडीन किसके लिए नेसेसरी है, किस हार्मोन के लिए? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एड्रेनालाइन। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रा रेनल ग्लैंड। याद आया? ये पॉइंट्स मैं आपसे कहती हूँ कि ये हमेशा चीजें लिखा करो, नोट डाउन करके रखा करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आती है। सुप्रा रेनल ग्लैंड बोलते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? किडनी में होता है, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो अपने नोट्स में कहीं पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड में होता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि थायराइड जिनको होता है, जिनको प्रॉब्लम होती है एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसमें क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी के केस में गॉइटर डिसीज होती है। याद आया? अब इसको छोड़ते हैं, सी वाला करते हैं, ऑक्सिन। ये तो प्लांट हार्मोन है, ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, है ना? इसको छोड़ दो। फिर आता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? पेंक्रियाज में होता है एंड इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? तो यहाँ पर भी आयोडीन का कोई काम नहीं है। थायरॉक्सिन जो होता है, इस हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। याद है? वो हमने ऐड की बात की थी, आपके नमक में आयोडीन है क्या?
यही वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, तो बस तो आपको पता होना चाहिए जहां आयोडीन की बात आती है वहां पे थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन आता है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, दैट आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। नाउ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक करेक्ट होगा, और अगर इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स 3 ऑप्शन उससे रिलेटेड करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा। तो इंसुलिन की बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो हमें इंसुलिन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, पेनक्रियास में होता है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या करता है, अभी हमने बताया, लोअर्स दी ब्लड शुगर लेवल, राइट। तो आप इससे रिलेटेड देखते हैं। सी, पहला ऑप्शन, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियास, एकदम करेक्ट है। इट इज करेक्ट अबाउट इंसुलिन, हमें इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट देना है। सेकेंड, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये तो उसका फंक्शन है ही नहीं, इंसुलिन ऐसा कोई नहीं करता। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जहां बात आती है तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो ग्रोथ हार्मोन होता है, मालूम है ना। तो यहाँ पे तो इंसुलिन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके ब्लड शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है उसको, ये भी करेक्ट हो गया। फोर्थ इज इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, एब्सोल्युटली राइट। आप सबको पता है कि इंसुलिन की अगर इनसफिशिएंट अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का होगा तो पर्सन, उसको एक डिसीज हो सकती है जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। आप सबको ये मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से ये क्लियर किया है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11। It says the growth of tendril in pea plants is due to। अब इसने पूछा है कि जो टेंड्रिल की ग्रोथ होती है पी प्लांट में वो किस वजह से होती है। अभी फिर दोबारा से मूवमेंट वाले पे आ जाओ, जो हमने पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था, हमने कीमोट्रोपिज्म, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म, ये 4 हमने पढ़े हैं। ठीक है, मूवमेंट्स। अब वो ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट्स बोल रहा है। देखो अगर शूट की बात करता तो फोटो करेक्ट होता, रूट की बात करता तो जियो होता, वाटर की बात करता तो हाइड्रो होता, और किसी केमिकल की बात करता तो वो कीमो होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मनी प्लांट वाला कि जहां पे अगर आप उसको रखोगे और कोई सपोर्ट दोगे, किसी के टच में वो आएगा तो वो उसी के राउंड ग्रोथ उसकी होने लगती है ना, सेल डिवीजन होते हैं। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज इफेक्ट ऑफ लाइट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन हमें दिए हुए जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दोनों को पहले हम पढ़ते हैं। सी ऑप्शन है रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, rapid cell division in tendril cells in contact with the support। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, एक है अवे फ्रॉम, एक है इन कॉन्टैक्ट। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कि थिग्मो मतलब टच, है ना, और मैम ने बताया था कि जहां एक ऑब्जेक्ट उसको मिल जाता है, किसी के कॉन्टैक्ट में, किसी के टच में आता है, वहां पे उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है ये बात, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, वो पूछा है रैपिड सेल डिवीजन, मतलब बहुत फास्ट वो उसका सेल डिवीजन होता है। ऐसा नहीं होता है, रैपिड सेल डिवीजन नहीं होता है, स्लो सेल डिवीजन होता है। That means the growth of tendril in pea plants is
due to rapid cell division in tendril cells that are away from the support. क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन तभी होता है जब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है, अवे फ्रॉम दी सपोर्ट होता है। और अगर हम यहाँ पर होता रैपिड सेल डिवीजन, यहाँ पे नहीं होता, सेल डिवीजन होता, तब हम ये वाला ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे उन्होंने रैपिड सेल डिवीजन दे दिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप अवे करोगे, अवे फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस केस में डी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The growth of pollen tubes towards ovules is due to, अगेन ये मूवमेंट वाला है। ठीक है, अब आपको ये पता है, ये सारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फोटो वाला लाइट के केस में होता है, जिसका एग्जाम्पल है शूट सिस्टम, राइट, तो ये हो नहीं सकता। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी का होता है और इसका एग्जाम्पल है रूट सिस्टम, तो ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर स्टिमुलस होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कीमोट्रोपिज्म। अगर आपको याद हो तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था इसमें, कि जैसे ही यहाँ पे एंथर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करता है, तो पॉलन ग्रेन्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और पॉलन ट्यूब कहाँ तक ट्रैवल करती है? फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, यहाँ से ओवरी तक वो मेल गैमेट्स को लेकर जाती है। दैट मीन्स जो पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ है टुवर्ड्स ओव्यूल, वो किस वजह से है? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। The substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from plants is due to। अब देखो यहाँ पर आ गया trigger the fall of, मतलब कि mature leaves गिर रही है, वहां से कुछ प्रमोट नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जो ग्रोथ हो चुकी थी वही लीव्स मैच्योर होके गिर रही है वापस से। तो यहाँ पे जो काम है वो किसका है? वो ग्रोथ इनहिबिटर का है। समझ में आ रही है ना? इस तरीके से आपको ये समझना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो ये पूछ रहा है, वो प्रमोट के बारे में नहीं पूछ रहा। तो जहां प्रमोट नहीं हो रहा किसी भी चीज का, वहां पे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन तो हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सीधे सीधे इनहिबिट की बात कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आता है? हमारे पास एब्सिसिक एसिड एक ऑप्शन आता है, जो कि इसके ऑप्शन में गिवन है। दैट मीन्स ऑक्सिन नहीं है, गिबरेलिन नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? हमारे पास ऑप्शन सी बचा, एब्सिसिक एसिड, और करेक्ट ऑप्शन भी यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इट सेज इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। अब अगेन ये ब्रेन वाला टॉपिक से आ गया। वॉलेंट्री एक्शन हमने पढ़ा, वो किसका था? वो था सेरेबेलम का, है ना। यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। ऑप्शंस पे अगर आप देखो तो सब में मेड्यूला दिया हुआ है, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेड्यूला कौन से ब्रेन का पार्ट है। अगर ये नहीं पता, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे जब मेडुला आपको पता है, फोर्थ ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं। मिड ब्रेन का तो कोई पार्ट ही नहीं होता, और नहीं स्पाइनल कॉर्ड, नहीं। मेडुला जो है वो आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस, क्वेश्चन तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हमें सीधे सीधे पता है कि जो मेडुला है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देखो कितना इजी है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, या उसको ये नहीं पता कि पॉन्स क्या फंक्शन करता है, मेडुला क्या फंक्शन करता है, सेरेबेलम क्या फंक्शन करता है, तो भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको इतना पता है कि मेडुला कौन से ब्रेन का पार्ट है।
जो मैंने आपको फ्लो चार्ट्स बनवाती हूँ, मैं आपको हर सेशन में मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी पढ़ाया गया है उसका एक लास्ट में फ्लो चार्ट बन जाए। वो फ्लो चार्ट बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अगर एमसीक्यूज में कहीं आप अटक जाओ और आपको फ्लो चार्ट याद है तो वहां से भी कुछ परसेंट चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करके आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इट सेज ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। अब आपको याद होगा जो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, हमने पेनक्रियास का पढ़ा, हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, हमने इंसुलिन के बारे में ये सब चीजें पढ़ी ना, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो वहां पे मैंने आपको डेफिशिएंसी भी बताई कि अगर किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिसीज होती है, और कोई हार्मोन हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पे ड्वार्फिज्म की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के केस में दो डिसीजेस थी, एक थी गॉइटर जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है, और एक हाइपरथायरॉक्सिन करके था जो एक्सेस में होता है। तो ड्वार्फिज्म थायरॉक्सिन के केस में तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालाइन, ये भी नहीं हो सकता। अब बी और सी दोनों ग्रोथ हार्मोन के बारे में है। एक ऑप्शन है कि अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, लेस सिक्रीशन मतलब यही हुआ ना कि डेफिशिएंसी हो गई तो ये डिसीज हो सकती है, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में हो जाए तो ये हो सकती है। अब दैट मींस एक ऑप्शन है इन दोनों में से, राइट। चलो, तो ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में हो जाए तो उस डिसीज को बोलते हैं जाइजेंटिज्म, याद आया। और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिसीज को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। और ये क्या पूछ रहा है, ये ड्वार्फिज्म के बारे में पूछ रहा है, दैट दिस डिसीज रिजल्ट्स ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन आवर बॉडी। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, राइट, क्योंकि यहाँ पे लेस सिक्रीशन बोल रहा है, यहाँ पे एक्सेस सिक्रीशन बोल रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इट सेज dramatic changes of body features associated with puberty are mainly because of secretion of। जहां पर प्यूबर्टी की बात आती है तो आपको मैंने दो चीजें बताई, मेल और फीमेल का। मेल में एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज में। फीमेल में दो हार्मोन्स होते हैं जिससे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स में। तो मेल वाला क्या था, मेल वाला जो हार्मोन है वो आपका है, तो जो मेल के केस में अगर हम बात करें मेल और फीमेल, मेल सिक्रीट करता है हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट। ये पता है आपको दोनों के दोनों, राइट, ये दोनों आपको पता है। तो चलो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो छोड़ दो। दूसरा एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये भी छोड़ दो। आपको पता है मेल के अंदर टेस्टिस सिक्रीट करते हैं हार्मोन, और फीमेल के अंदर कौन करता है, ओवरी, पता है ना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, करेक्ट, और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ये भी करेक्ट। डी ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ये हो ही नहीं सकता। सो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो 16 का क्या करेक्ट आंसर हो गया, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज the hormone which increase the fertility in males is called। अब फर्टिलिटी की जहां पे बात आती है, अगेन एक ही हार्मोन है हमारे पास मेल के केस में, जो क्या है, जो है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत क्वेश्चन आता है
किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है टेस्टोस्टेरोन पे, बट आता जरूर है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इट सेज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। अब देखो लैंग्वेज चेंज हो गई। पहला क्वेश्चन क्या था, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और जंक्शन बिटवीन, जंक्शन मतलब वही ना, एक जो ब्रिज का काम करता है, एक जो प्लेटफॉर्म का काम करता है, कि एक से दूसरी जगह पर, जो एक प्लेटफॉर्म से जाने के लिए हम ऊपर से वो जाते हैं ना, यूज करते हैं, मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलते हैं अभी, तो वही चीज है कि दो न्यूरॉन के बीच में आप एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सीधे सीधे बहुत सिंपल है, क्वेश्चन 18 का डी है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, a doctor is advised a person to take an injection of insulin because, अब एक डॉक्टर एडवाइस कर रहा है एक पर्सन को कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। क्यों? इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को लोअर करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। बेसिकली जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं वो कौन लेते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, मालूम है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ना, डायबिटिक पेशेंट ही इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है रेगुलर बेसिस पे, जैसे पर मंथ कोई लेता है, तो एक वो होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किस डॉक्टर की एडवाइस पर ही एक पर्सन पर मंथ इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है या कितने टाइम पीरियड में लेता है। तो बेसिकली जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है। तो ऑप्शंस देखिए, His blood sugar was low, अगर लो है तो वो एडवाइस ही नहीं करेगा ना इंसुलिन लेने के लिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड है, his heart was beating slowly, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड है, he was suffering from goiter, goiter इसमें नहीं होता, goiter थायरॉक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो goiter होता है। फोर्थ है, his sugar level in blood was high, करेक्ट, अगर ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है तभी एक डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट को एडवाइस करता है इंसुलिन के इंजेक्शन को लेने के लिए। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो कितनी जल्दी हो गया, ये तो 20 पर भी पहुंच गए हम, बस उसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। Which of the following endocrine glands is unpaired? Unpaired means सिंगल में है, पेयर में नहीं है। तो पेयर वाले जो हैं हमारे पास, पहला है एड्रेनल, आपको पता है एड्रेनल जो है वो पेयर में होता है, पेयर ऑफ ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर साइड ऑफ ईच किडनी, ये आपका पेयर में होता है, विच इज सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ ईच किडनी। टेस्टिस की बात करें तो ये भी आपको पता है कि मेल्स में 2 टेस्टिस होती हैं। थर्ड है आपका पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दी ब्रेन। अभी मैं आपको फिर से बना के बता रही हूँ कि इस तरीके का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये आपका प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो दी ब्रेन, और ये सिंगल होता है, ये पेयर में कभी नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन है ओवरी, ओवरी आपको पता है कि पेयर में प्रेजेंट होती है, विच लाई इन द एब्डोमेन इन फीमेल्स, राइट। स्ट्रक्चर याद है ना, फेलोपियन ट्यूब होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, राइट, एक ओवरी यहाँ एक ओवरी यहाँ, तो पेयर में होती है, तो ये भी आपके पेयर में होती है। तो उसने क्या पूछा है कि अनपेयर्ड कौन सा है, तो अनपेयर्ड हमारे पास सिर्फ एक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये तो आपके हो गए एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट आपको पता है इसका, ठीक है, ऑप्शंस भी हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा ए, both assertion reason are true but and the reason is the correct explanation of assertion, means जो 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, फर्स्ट एज assertion एंड सेकंड एज रीजन, तो जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आपके assertion स्टेटमेंट का।
बी ऑप्शन आपको मिलेगा बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट जो रीजन दिया हुआ है assertion के लिए वो करेक्ट नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है आपका assertion इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट assertion का ट्रू है बट रीजन उसका फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही assertion एंड रीजन फॉल्स है। जनरली यही चारों दिए जाते हैं हमेशा assertion रीजन के टाइप में, बट कभी कभी एक चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन है assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो डी आपको दे देंगे assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आपको पहले ही देखना है कि assertion रीजन के चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं, और ऐसा नहीं कि इसी सीक्वेंस में दिया जाएगा कि ए पे वही होगा बोथ आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सीक्वेंस भी चेंज हो सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दैट मीन्स आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन के पॉइंट्स पढ़ने हैं, इन चारों के चारों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो पहला हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे assertion रीजन का, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको पता है नर्वस टिश्यू में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर तो बहुत ही बार बन गया आज, है ना। तो ये कुछ आपके ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, मैं रफ बनाया है। तो आपको पता है कि नर्वस टिश्यू बहुत सारे न्यूरॉन से बनते हैं, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको पता है अभी हमने ऊपर एमसीक्यू में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का? देखो, अब न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्या इसीलिए इट इज मेड नर्वस टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स? नहीं ना, वो अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट है, बट दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो आपका होगा ऑप्शन बी, that both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion. Clear? चलिए, now question number 2, assertion says reflex action is a sudden response to some external stimulus. Absolutely right, जब भी हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है उस एक्शन का वो ऑलमोस्ट मतलब वो इतना सडन और इतना इंस्टेंटेनियस होता है कि आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है, राइट। रीजन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। नो, ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो नैनो सेकेंड्स में होता है, दैट मीन्स ब्रेन का कोई रोल ही नहीं होता है। अब ये बताओ, अगर आपके सामने हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, आप उसको टच करते हो तो ब्रेन आपको नहीं बताता है कि इसको वो हॉट है और हटा लो, वो रिएक्शन आपका बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, इसलिए वहां पर ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। और वो पूरा पाथवे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन सी, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन सेज assertion क्या कहता है? ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको पता है जो हमारा ब्रेन होता है वो कमांडिंग सेंटर होता है ना, यही हमें कमांड देता है, तो कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, सही है ये बात। तो ये तो आपका हो गया ट्रू। अब रीजन क्या कहता है? द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। हाँ पता है हमें 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। तो ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन ब्रेन के 3 पार्ट है इसलिए वो हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर 4 पार्ट्स होते तब भी हम यही कहते दैट इट इज द कमांडिंग सेंटर और कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो मतलब कि जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? assertion says the touch me not plant fold its leaves when touched. करेक्ट है, जब भी आप टच मी नॉट प्लांट को टच करोगे तो वो सडन एकदम क्विकली वो क्या करती है, वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेती है। तो ये तो हमारा
करेक्ट है, ट्रू। रीजन क्या कहता है दैट टच मी नॉट प्लांट ऑल्सो हैज नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स। नर्वस सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता है, तो यहाँ पे तो ये एकदम ही इनकरेक्ट हो गया कि टच मी नॉट प्लांट में नर्वस सिस्टम होता है। प्लांट्स का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, वो एनिमल्स की बॉडी की तरह कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये तो सिंपल ऑप्शन सी हो गया कि असर्शन ट्रू है और आपका रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज assertion says tropic movements are directional movements in plants। Absolutely right। हमने दो मूवमेंट्स पढ़े हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट है, डायरेक्शनल है, और जो आपका नास्टिक मूवमेंट है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, नॉन डायरेक्शनल है। तो ये तो करेक्ट हो गया। रीजन क्या है, bending of plant shoot towards light is a tropic movement। Absolutely true। हमने tropic movement में phototropism पढ़ा है, पहला टाइप इसका, जिसमें कि photo means light, है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या था, शूट सिस्टम। और क्योंकि जो शूट सिस्टम है वो टूवर्ड्स लाइट मूव करता है, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ शूट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज फोटोट्रोपिज्म। तो ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, करेक्ट बात है। और जो रीजन है वो असर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो प्लांट शूट है वो टुवर्ड्स लाइट मूव करता है, बेंड करता है, क्योंकि ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। और ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं दे आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन प्लांट्स। मालूम है ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हुआ। दैट assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। तो ये थे आपके कुछ assertion and reason type questions। हमने MCQs भी सॉल्व कर लिए, हमने assertion reason type questions भी सॉल्व कर लिए हैं। दैट मीन्स आज का आपका संडे मेनिया का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। तो बहुत जल्दी हो गया ना, है ना। तो अभी आई होप आप सबको आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। इन केस अभी भी कोई भी डाउट आपका बचा है तो एनी टाइम आपको पता है आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डाल सकते हो। वहां से मैं आपका पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी बहुत क्विक रिस्पॉन्स दूं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम थर्सडे से वही रेगुलर बेसिस पे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए जब भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिनिश होगा, फिर उसकी क्विज के लिए हम फिर से एक संडे मेनिया में सेशन रखेंगे फॉर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो मिलते हैं फिर। अभी आज के दिन पे कोई रिवाइजिंग नहीं, कोई नहीं, बस लेकिन हाँ आपको घर में ही रहना है और आपको सेफ रहना है, ठीक है। तो आप लोग अपना संडे एंजॉय करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।